चिकनी चमेली आई पौवा चढ़ा के आई पौवा 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 हाँ पौवा। अरे चिंता मत करो, गाना ही नहीं गाएंगे, हम पढ़ाई करेंगे। तो वीडियो में स्वागत है आपका, वेलकम टू द चैनल। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड एक्शन पोटेंशियल। ये हमारा टॉपिक होने जा रहा है जिसको हम लोग बहुत ही शॉर्ट टाइम में क्विकली कवर करेंगे। और यहाँ पर आपकी जो यूनिवर्सिटी एग्जाम है उस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस रखा जाएगा, बट कॉन्सेप्ट पे और टॉपिक पे भी फोकस ऑफ कोर्स सी बात है दिया ही जाएगा। तो कर दें शुरू, तो कर दें क्या शुरू, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहली बात जो बेसिक होता है इलेक्ट्रिसिटी का वो क्या होता है कि जो सेपरेटेड इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं अपोजिट साइन के, फॉर एग्जांपल आपका एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है ना, ये सेपरेटेड इलेक्ट्रिकल चार्जेस हैं जो कि अपोजिट नेचर के हैं। जब इन चार्जेस को एक साथ लाया जाता है, दे आर अलाउड टू कम टुगेदर, देन दे हैव पोटेंशियल टू डू वर्क। और इसी पोटेंशियल को हम लोग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहते हैं और इसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। समझ गया? और पोटेंशियल डिफरेंस क्यों कह रहे हैं? डिफरेंस क्योंकि इट इज डिटरमाइंड बाय द डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, अब आपको यहां से पूछी जाएगी मेम्ब्रेन पोटेंशियल की डिफरेंस की। व्हाट इज मेम्ब्रेन पोटेंशियल? मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन। मतलब मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज मेम्ब्रेन पोटेंशियल। समझाता हूं कैसे। फॉर एग्जांपल नेचुरली नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारी सेल होती है उसके अंदर नेगेटिव एनवायरनमेंट होता है, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है और कहाँ सेल मेम्ब्रेन के जस्ट अंदर की साइड इनलाइंड होता है। ठीक है, और जो ECF होता है हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जिसमें सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं उसका हम लोग पोटेंशियल मानते हैं 0। ठीक है, और जैसा कि मैंने कहा कि सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज हो जाता है तो इस नेगेटिव चार्ज के कारण नेगेटिव पोटेंशियल बन जाता है। ठीक है, तो सेल के अंदर नेगेटिव पोटेंशियल, बाहर 0 पोटेंशियल। ठीक है, अब ये मैंने -70 क्यों लिखा है? ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने एग्जाम्पल ले लिया कि ये सेल क्या है, ये अपना न्यूरॉन सेल है। ठीक है, ये न्यूरॉन है तो न्यूरॉन में -70 मिली वोल्ट ये फिक्स वैल्यू होती है। ठीक है, तो अब देखना -70 और बाहर 0 दोनों के बीच का ICF ECF का डिफरेंस देख, है ना, कितना आया? -70 आएगा ना। 0 और -70 इज इक्वल टू -70। दिस -70 इज द मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, यही मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। समझ गया मेरी बात? मेम्ब्रेन पोटेंशियल भाई दो टाइप का होता है, एक तो होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये पहला वाला, और दूसरा होता है एक्शन पोटेंशियल, है ना। अब इन दोनों की डेफिनेशन और इनकी बारे में आसपास में काफी सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। अब मैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ता हूं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ पढ़ता हूं, विच इज इंपॉर्टेंस ऑफ मेम्ब्रेन पोटेंशियल। बात सुनो ध्यान से, मेम्ब्रेन पोटेंशियल का इंपॉर्टेंस क्या है? जब आपको ये चीज पूछी जाए आप ये पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे। कंडक्शन एंड प्रोपगेशन ऑफ नर्व इंपल्स, कंडक्शन एंड प्रोपगेशन ऑफ कार्डियक इंपल्स, मसल का कॉन्ट्रैक्शन, आयंस का इनफ्लक्स और इफ्लक्स, ग्लैंडुलर सेल से सिक्रीशन, सीलिया का मूवमेंट, मैक्रोफेजेस के फंक्शन, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंस ऑफ मेम्ब्रेन पोटेंशियल में है कि ये सारी चीजें मेम्ब्रेन पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होती हैं और इसमें अप्लाई होता है कहीं ना कहीं। देखो मैं समझा रहा हूं कैसे। यहाँ पे 1-2-3 लाइनें लिखी हुई हैं, इनका क्या मतलब है? ये बोलते हैं कि द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन वोल्टेज इज फंडामेंटल टू द फंक्शन ऑफ एक्साइटेबल टिश्यूज। देखो जो एक्साइटेबल टिश्यूज है हमारे, एक्साइटेबल टिश्यूज कौन से होते हैं? नर्व होती है, मसल होती है ना, जिनमें एक्साइटेशन की प्रॉपर्टी, एक्साइटेबिलिटी वाली प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो ये जो एक्साइटेबल टिश्यूज हैं इनके काम करने के लिए मेम्ब्रेन वोल्टेज का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि एक्साइटेबल है, इनके काम करने के लिए, फंक्शन के लिए मेम्ब्रेन वोल्टेज का होना जरूरी है, विच आर एबल टू जनरेट एंड प्रोपगेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन फॉर्म ऑफ एक्शन पोटेंशियल, है ना। तो मेम्ब्रेन वोल्टेज यहां चाहिए एक्साइटेबल टिश्यूज के अंदर, क्योंकि ये क्या करते हैं? ये एक्शन पोटेंशियल के जनरेशन से और प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल से काम करते हैं। ठीक है,
अब ऐसा, ये तो एक्साइटेबल टिश्यूज की बात हो गई। अब नॉन एक्साइटेबल सेल्स जो होती है ना, उनमें भी मेम्ब्रेन वोल्टेज की जरूरत होती है। नॉन एक्साइटेबल सेल्स आर आल्सो अफेक्टेड बाय मेम्ब्रेन वोल्टेज बिकॉज इट कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल इलेक्ट्रोकेमिकल ड्राइविंग फोर्स ऑफ आयन ट्रांसपोर्ट। भाई साहब, नॉन एक्साइटेबल सेल है, कोई भी नॉर्मल सेल है बॉडी की, तो उसके अंदर भी आयन का ट्रांसपोर्ट तो होता ही होगा, और वो जो आयन का ट्रांसपोर्ट होता है उसके लिए जो ड्राइविंग फोर्स होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल ड्राइविंग फोर्स, वो किस पे डिपेंड करती है? मेम्ब्रेन वोल्टेज पे। मेम्ब्रेन वोल्टेज होना चाहिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस ऑफ मेम्ब्रेन पोटेंशियल, मेम्ब्रेन वोल्टेज हो गई है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट चीज आती है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। क्या होता है? पहले टाइप का मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब नॉर्मल अगर इसको पढ़ेगा तो समझ आएगा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मतलब वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो रेस्टिंग स्टेज पर है, बस यही है। अब डेफिनेशन थोड़े टेक्निकलिटी पे जाते हैं कि द कांस्टेंट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस, कांस्टेंट होता है ये, कांस्टेंट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन विद द इनसाइड नेगेटिव रिलेटिव टू द आउटसाइड ऑफ द सेल एट रेस्ट। मतलब कहने का मतलब, जब सेल एक रेस्ट पे होती है तो मैंने अभी भी समझाया कि अंदर उसके नेगेटिव चार्ज होता है, इनसाइड नेगेटिव रिलेटिव टू द आउटसाइड ऑफ द सेल, अंदर नेगेटिव चार्ज होता है। बाहर तो ईसीएफ का तो पोटेंशियल अपन जीरो मानते हैं, ईसीएफ का पोटेंशियल जीरो मानते हैं। तो ये जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल होगा इस नेगेटिव, अब यार मैंने क्या कहा, इनसाइड नेगेटिव चार्ज रिलेटिव टू द आउटसाइड। रेस्टिंग स्टेज पर एक सेल के अंदर नॉर्मल कंडीशन में नेगेटिव चार्ज अंदर ज्यादा होता है, इस नेगेटिव के कारण एक नेगेटिव पोटेंशियल जनरेट होता है। इसी नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? मैंने क्या कहा, जनरली हर एक सेल में, ऑलमोस्ट ऑल द सेल्स में आपको रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल देखने को मिलेगा। अब तुम्हें कोई पूछे व्हाट इज द कॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, क्या कॉज होता है बताओ? एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्जेस आउटसाइड द सेल एंड नेगेटिव चार्जेस इनसाइड द सेल एट रेस्ट। कॉज ऑफ डेवलपमेंट क्या है कि नेगेटिव चार्जेस रेस्ट कंडीशन पे अंदर तो ज्यादा होते हैं नेगेटिव चार्जेस, और बाहर पॉजिटिव ज्यादा होता है। दिस इज द कॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। देन ये जो अमाउंट ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिफरेंट सेल्स के अंदर, ये तो मतलब चार्ट डालना है। देखो तुम्हें याद रहना चाहिए, न्यूरॉन का तो अभी ऊपर एग्जांपल बताया था -70 मिली वोल्ट, ये सारी वैल्यूज MV यानी मिली वोल्ट के अंदर है, ये सारी की सारी वैल्यूज, ठीक है। नर्व फाइबर SA नोड, नर्व फाइबर में कितना -90 ध्यान रखना, न्यूरॉन में कितना -70 ध्यान रखना, और ऐसे नोड फाइबर -50, ये रेंज है, ठीक है। आरबीसी का रट लेना -9, स्केलेटल मसल और स्मूथ मसल का याद रखना पड़ेगा। स्केलेटल मसल -80 टू -90, स्मूथ मसल का थोड़ा कम -50 टू -60, कार्डियक मसल का -85 टू 90। अब इसमें से ज्यादा याद रहे ना रहे हम महका करेगा, सॉरी मैं थोड़ा इधर उधर हो जाता हूँ, माफ करना। मैं कह रहा हूँ कि नर्व फाइबर, न्यूरॉन और आरबीसी का तो याद रहना ही चाहिए। उसके बाद में स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल का ये वाला वैल्यू, जो ये वाला जो डाटा जो गैनोंग में दे रखा है, ये वाला याद रख लो। अगर आप रेंज याद रखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो डाटा याद रह जाएगा। स्केलेटल मसल का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है? जोर से बोलो -90, सारे बोलो -90। किसका? स्केलेटल मसल का। और कार्डियक मसल का कितना? -80 होता है, ठीक है। तो ये डाटा याद रह जाएगा, ठीक है, ये रह ही जाएगा, रखना पड़ेगा। उसके बाद में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल नेगेटिव होता है ना, ये चीज पता चली कि ये नेगेटिव होता है। अब तुम्हें पूछूंगी क्यों होता है, तो इसके पीछे दो कारण है। क्या कारण है? पहला कारण तो ये है गिब्स डोनन मेम्ब्रेन इक्विलिब्रियम, और दूसरा है अपना फेमस सोडियम पोटेशियम पंप। ये दो कारण है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के नेगेटिव होने के पीछे। सबसे पहले वाले रीजन को जरा गौर से देखते हैं। गिब डोनन मेम्ब्रेन इक्विलिब्रियम क्या होता है? ये गिब डोनन मेम्ब्रेन इक्विलिब्रियम के दो पॉइंट्स हैं जो ये डिस्क्राइब करता है। ये जो कॉन्सेप्ट है गिब्स डोनन ने जो दिया था मेम्ब्रेन इक्विलिब्रियम से रिलेटेड, ये कहता है कि जो पोटेशियम आयंस होते हैं ना, ये ज्यादा
परमिएबल होते हैं एज कंपेयर टू सोडियम आयंस। अगर थोड़ा सा एग्जैक्ट डेटा की तरफ बढ़े तो हम बोलेंगे कि के पॉजिटिव या पोटेशियम आयंस आर 50 to 100 टाइम्स मोर परमिएबल देन Na पॉजिटिव आयंस, है ना। पहला तो ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि सेल के अंदर जो होता है ना, जो नेगेटिव प्रोटीन होते हैं और फॉस्फेट्स होते हैं। अब आप देख रहे हो सेल के अंदर डीएनए पड़ा है, न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस में क्या है, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है ना, फॉस्फेट PO42 नेगेटिव। समझ रहे हो मेरी बात को, देख रहे हो ना तुम, नेगेटिव। तो जो नेगेटिवली चार्ज अंदर प्रोटीन्स और फॉस्फेट्स प्रेजेंट हैं सेल के अंदर, है ना, उनके लिए सेल परमिएबल नहीं होता, मतलब वो निकल करके बाहर तो आ नहीं सकते। वो नेगेटिव चार्ज प्रोटीन फॉस्फेट जो सेल के अंदर हैं वो बाहर निकल के तो आ नहीं सकते। तो कहने का मतलब सेल के अंदर एक नेगेटिव एनवायरनमेंट बनेगा। यही तो है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल नेगेटिव होता है। तो ये इसी चीज को तो बताता है गिब्स डोनल इक्विलिब्रियम। दूसरी बात, ठीक है, नेक्स्ट चीज, दीज फैक्टर्स कॉज नेगेटिविटी इनसाइड द सेल बाय गिब्स डोनल मेम्ब्रेन इक्विलिब्रियम, जैसा कि मैंने अभी समझाया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था अपना सोडियम पोटेशियम पंप। ये क्या बोलता है, ये सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है, ये मर जाना 3 Na पॉजिटिव को तो बाहर छोड़ता है। मैं एक सेकेंड, एक बात आपको पता होगी, उम्मीद करता हूं कि जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है उसमें Na पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या होती है, ज्यादा होती है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में Na पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। अंदर सेल के अंदर इंट्रासेलुलर फ्लूइड में क्या होती है, वो Na पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कम होती है। और बाहर ECF में K पॉजिटिव कम होता है और ICF में K पॉजिटिव ज्यादा होता है, ठीक है। अब ये पंप क्या करता है, ये 3 Na पॉजिटिव को बाहर छोड़ेगा और 2 को अंदर लेके आएगा, 2 K पॉजिटिव को। मैं एक बार इसको लिखूंगा तो समझ आएगा। 3 Na पॉजिटिव को अंदर से उठाया और उनको बाहर लेके गया, ठीक है। 2 K पॉजिटिव को ये बाहर से उठा के अंदर लेके आएगा, ठीक है। 2 K पॉजिटिव अंदर आ गए। अब अगर तुम गौर से देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि बाहर पॉजिटिव ज्यादा निकल रहा है, अंदर कम आ रहा है पॉजिटिव। तो अंदर कैसा माहौल हो जाएगा, बाहर पॉजिटिव ज्यादा निकल गया तो अंदर नेगेटिव माहौल हो जाएगा ना, समझ रहे हो। देयर इज सेल लॉसेस 1 पॉजिटिव आयन फॉर ईच साइकिल ऑफ Na पॉजिटिव K पॉजिटिव। तो ईच साइकिल में सेल एक पॉजिटिव आयन जो वो ज्यादा लूज कर रही है, समझ रहे हो। तो इसकी वजह से अंदर कैसा माहौल बनेगा, नेगेटिव माहौल बनेगा। मैंने क्या कहा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कैसा होता है, नेगेटिव होता है। इसके दोनों कारण समझ आए, आई होप समझ आए होंगे, ठीक है। ओके, तो ये इसमें डायग्राम दिया हुआ कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल नेगेटिव होता है। देख रहे हो, मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट, अब तुम्हें पूछे कोई नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, दैट इज ओरिजिन ऑफ नॉर्मल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अच्छा, a membrane potential result from separation of positive and negative charge across the cell membrane। membrane potential कैसे बनता है कि भाई बाहर मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ पॉजिटिव है, अंदर की तरफ नेगेटिव है, इसका जो सेपरेशन हो रहा था इसी से तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल बन रहा था, ठीक है। तो अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन जब ऐसा होता है तो हमारा क्या बनता है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल बनता है। तो द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज प्रोड्यूस्ड एंड मेंटेन बाय 3 थिंग्स। 3 चीजों से हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बनता है और मेंटेन होता है। सबसे पहली चीज, K पॉजिटिव डिफ्यूजन आउटसाइड। देखो, K पॉजिटिव बाहर जाएगा, Na पॉजिटिव अंदर आएगा और सोडियम पोटेशियम पंप। देखना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि Na पॉजिटिव ECF में ज्यादा होता है। ECF में क्या होता है, Na पॉजिटिव ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, Na पॉजिटिव डिफ्यूजन टू द इनसाइड। बाहर ज्यादा है, अंदर कम है, तो हम लोग बाहर से अंदर लेके आ रहे हैं। और पंप क्या करता है, पंप अपोजिट काम करता है। देख, सोडियम पोटेशियम पंप ने क्या किया था, यहाँ पे सोडियम बाहर ज्यादा था, फिर भी सोडियम को अंदर से उठा के बाहर ही लेके जा रहा था। लेकिन यहाँ पे Na पॉजिटिव डिफ्यूज होके अंदर आएगा, ये पंप से अंदर नहीं आ रहा है, ये किससे आ रहा है, K पॉजिटिव Na पॉजिटिव लीक चैनल से। ये लीक चैनल से अंदर आ रहा है, समझ रहे हो। ये ध्यान रखना कि कौन अंदर जा रहा है, कौन बाहर आ रहा है, ठीक है, किसका कहाँ रोल है। नेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन ध्यान रखना, एक्सप्लेनेशन देते हैं इस चीज का कि कैसे ओरिजिन और डेवलपमेंट होता है, कैसे मेंटेनेंस होता है। देखो, हमने एक एग्जाम्पल लिया है नर्व फाइबर का।
नर्व फाइबर का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मैंने वैल्यू बताई थी, कितनी होती थी, -90 मिलीवोल्ट होती थी। ठीक है, अब हम समझाएंगे कि ये जो -90 है ये आखिरकार कैसे आया, कैसे बना। सबसे पहला कंट्रीब्यूशन ऑफ के पॉजिटिव डिफ्यूजन पोटेंशियल, के पॉजिटिव का कंट्रीब्यूशन। ठीक है, कैसे, देखो अब तुम ये जानते हो कि के पॉजिटिव का जो रेशियो है वो 35:1 होता है। ये मैंने क्यों बोला, देखो एग्जैक्ट डाटा याद कर लेना कि कितना होता है, 35:1 होता है। ठीक है, विच इज हाई रेशियो ऑफ के पॉजिटिव इनसाइड टू आउटसाइड। कहने का मतलब पोटेशियम अंदर ज्यादा होता है ना, देख इसने क्या रेशियो बताया, 35:1, तो के पॉजिटिव अंदर ज्यादा होता है, ये तो कहा मैंने 35:1 का रेशियो होता है। और अब ये नीचे वाले पैराग्राफ में सोडियम का रेशियो बताएगा। सोडियम क्या होता है, सोडियम का रेशियो होता है 1:10। सोडियम अंदर कम होता है, बाहर ज्यादा होता है, तो 1:10 आ रहा है। समझिए, ये रेशियो याद रखने, याद रखने। ठीक है, फिर रिपीट कर रहा हूं, याद रखना ही है। ठीक है, तो ये जो 35:1 रेशियो है ना पोटेशियम का, है ना, इसके कारण इस वजह से जो नर्व्ड पोटेंशियल निकल करके आता है पोटेशियम के कारण, दैट विल बी -94 मिलीवोल्ट। हम क्या कर रहे हैं, हमने एग्जांपल लिया नर्व फाइबर जिसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -90 होता है ना। अब हम लोग ये बोल रहे हैं कि कैसे होता है -90, रीजन बताओ कहाँ से आया पूरा -90। तो सबसे पहले के पॉजिटिव से आया। के पॉजिटिव का नर्व्ड पोटेंशियल होता है -94। कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है के पॉजिटिव, याद रखना, -94। तो कहने का मतलब इफ K positive were the only factor causing RMP, the RMP inside the fiber also would be -94। कहने का मतलब अगर Na पॉजिटिव या कुछ भी नहीं हो, सिर्फ K पॉजिटिव हो, अगर सिर्फ K पॉजिटिव होगा, उसका ही आदान प्रदान होगा, तो मेम्ब्रेन के अक्रॉस, ये जो फाइबर नर्व फाइबर की मेम्ब्रेन है, इसके अक्रॉस मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना बनेगा, -94 बनेगा। ठीक है, अगर सिर्फ पोटेशियम होगा। इसी तरीके से Na पॉजिटिव का भी सेम केस है, इसका रेशियो होता है 1:10। तो इसका नर्व्ड पोटेंशियल कितना है, +61। ये याद रखना, इसका नर्व्ड, अब ये नर्व्ड पोटेंशियल कहाँ से आता है यार, एक नर्व्ड इक्वेशन होती है जिससे हम लोग ये निकालते हैं, दैट इज +/61 × log concentration of that particular ion in ICF upon concentration of that ion in ECF। ये नर्व्ड इक्वेशन है, यहां से ये वैल्यूज निकाली गई हैं, ये वैल्यूज यहां से निकाली गई हैं इस नर्व्ड इक्वेशन से। ठीक है, तो नर्व्ड पोटेंशियल पोटेशियम का कितना होगा, -94, और इसका कितना होगा सोडियम का, ये होगा +61। ठीक है, बट इन द नॉर्मल नर्व फाइबर द परमिएबिलिटी ऑफ के पॉजिटिव इज 100 टाइम ग्रेटर देन दैट ऑफ Na पॉजिटिव थ्रू के पॉजिटिव Na पॉजिटिव लीक चैनल। सो कंट्रीब्यूशन ऑफ के पॉजिटिव डिफ्यूजन इज मोर देन दैट ऑफ Na पॉजिटिव इन द प्रोडक्शन ऑफ RMP। देखो मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैंने सबसे पहले ये कहा कि के पॉजिटिव का नर्व्ड पोटेंशियल होता है -94 मिलीवोल्ट। अगर ये अकेला काम करेगा तो ये इतना पोटेंशियल देगा। ठीक है, Na पॉजिटिव अगर अकेला काम करेगा तो वो कितना पोटेंशियल देगा, +61 देगा। ठीक है, अब नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि जो के पॉजिटिव होता है वो ज़्यादा परमिएबल होता है, वो ज़्यादा परमिएबल मेम्ब्रेन के पॉजिटिव के लिए होती है, 100 टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ Na पॉजिटिव। तो इसीलिए इन Na पॉजिटिव और के पॉजिटिव में से अगर तुम्हें कोई पूछे कि ज़्यादा रोल किसका होता है, तो के पॉजिटिव का ज़्यादा रोल होता है। किसका रोल होता है ज़्यादा, के पॉजिटिव का ज़्यादा रोल होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में। ठीक है, अब इन दोनों का सम अप करते हैं। सम अप अकॉर्डिंग टू द गोल्डमैन इक्वेशन द RMP ड्यू टू बोथ विल बी, बोथ Na पॉजिटिव एंड के पॉजिटिव विल बी -86। के पॉजिटिव के कारण कितना था, -94, Na पॉजिटिव के कारण +61। इन दोनों का फिर सम अप टोटल कितना आएगा, ये प्लस में ये माइनस में कितना आएगा, -80, कितना आएगा, -86 मिलीवोल्ट। ये इन दोनों के कारण रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, ये हमने गोल्डमैन इक्वेशन से निकाला।
अब मैं यहाँ पर बार बार नर्स्ट पोटेंशियल का नाम ले रहा था, आपको वाइवा में पूछा जा सकता है, कहीं लिखने आ सकता है कि नर्स्ट पोटेंशियल क्या होता है। तो नर्स्ट पोटेंशियल की डेफिनेशन याद रखनी जरूरी है। नर्स्ट पोटेंशियल इज द डिफ्यूजन पोटेंशियल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन दैट एग्जैक्टली अपोज द नेट डिफ्यूजन ऑफ ए पर्टिकुलर आयन थ्रू द मेम्ब्रेन डिस्पाइट ऑफ द आयनिक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट दैट इज कॉल्ड नर्स्ट पोटेंशियल फॉर दैट आयन। उसके बाद हमारे पास डिफ्यूजन पोटेंशियल की डेफिनेशन आती है। व्हाट इज डिफ्यूजन पोटेंशियल? इट इज द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ सेल मेम्ब्रेन ड्यू टू आयनिक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ डिफ्यूजन पोटेंशियल। आई होप ये दोनों डेफिनेशन आपके क्लियर होंगे, ठीक है। आप इनको दोबारा अच्छे से पढ़ना, समझ आ जाएंगी, आसान है, कोई हार्ड चीज नहीं है, सिंपल इंग्लिश है। अगर आपको इंग्लिश आती है आप समझ सकते हो। नेक्स्ट चीज, कंट्रीब्यूशन ऑफ Na पॉजिटिव K पॉजिटिव पंप। अब पंप का क्या कंट्रीब्यूशन है? देखो पंप क्या करता है, मैंने बताया था ना, पंप उल्टा काम करता है। ये Na पॉजिटिव को बाहर भेजेगा और K पॉजिटिव को अंदर लेके आएगा, जिसकी वजह से एडिशनल नेगेटिव चार्ज ऐड होगा मेम्ब्रेन पे, और वो कितना पोटेंशियल क्रिएट करेगा? -4। बस सुन मेरी बात को, फिर आराम से पढ़ना। कितना होगा? -4 मिली वोल्ट। सो नर्व फाइबर के लिए नेट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज -90। तो इट इज -90, और ये कहां से आया? -86 मिली वोल्ट तो आ गया था हमारा Na पॉजिटिव और K पॉजिटिव के कारण इंडिविजुअल, और बाकी ये -4 कहां से आया? ये कहां से आया? Na पॉजिटिव K पॉजिटिव पंप से आया, ठीक है। ओके, देन ये जो आपको यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, इसमें यही समझाया हुआ है कि अगर K पॉजिटिव अकेला रहेगा, ये देखो सिर्फ K पॉजिटिव का आदान प्रदान होता है, K पॉजिटिव अंदर ज़्यादा होता है। मैं समझा रहा था, इतनी देर से चीख रहा था। वैल्यू कितनी? इट इज़ 140 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये इसकी कंसंट्रेशन ICF में है, और K पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ECF में 4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है। वैल्यूज़ ध्यान रख लेना, इन दोनों आयंस की काफ़ी ज़रूरी होती है। और ये जो दूसरी फिगर है, इसमें मैंने मेम्ब्रेन बना के ये शो किया है कि Na पॉजिटिव और K पॉजिटिव दोनों जब एक्सचेंज हो रहे, दोनों का एक्सचेंज हो रहा है, तब यहाँ पर कितना मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा, विच इज -86, दोनों के कंट्रीब्यूशन के कारण। तीसरी फिगर में एक साथ तीनों का दिखाया गया है कि Na पॉजिटिव K पॉजिटिव आयंस का डिफ्यूजन हो रहा है, ठीक है, और उसके अलावा Na पॉजिटिव K पॉजिटिव पंप भी काम कर रहा है। तो इस केस में हमारे पास जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल निकल कर के आएगा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ नर्व फाइबर, दैट विल बी -90 मिली वोल्ट, राइट। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। एक्शन पोटेंशियल क्या होता है? बेसिक डेफिनेशन याद करो कि एक्शन पोटेंशियल आर द रैपिड चेंजेस इन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल दैट बिगिन विद द सडन चेंज from the normal resting negative membrane to a positive potential। पहले पॉजिटिव आता है, then and with almost equally rapid change back to the negative potential। अभी जो डेफिनेशन है रटने की आवश्यकता नहीं है, जब हम एक ग्राफ देखेंगे, इसको समझेंगे, इसकी स्टेजेस को, तब हम अपने आप इस डेफिनेशन को बोल पाएंगे। What which are the stages of action potential? There are successive 3 stages। First stage is resting stage, then depolarization, then repolarization। रेस्टिंग स्टेज में क्या हो रहा है ये हम पढ़ चुके हैं। रेस्टिंग स्टेज हो गई, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पढ़ लिया हमने। डीपोलराइजेशन स्टेट, डीपोलराइजेशन में क्या होता है याद रखना, यहाँ पर जो Na पॉजिटिव वोल्टेज गेटेड Na पॉजिटिव चैनल्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, और Na पॉजिटिव का रैपिड इन्फ्लक्स होता है, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन पोटेंशियल रैपिडली पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं डीपोलराइजेशन, ठीक है। अब जैसे लार्ज नर्व फाइबर जो होते हैं उनमें क्या होता है, द मेम्ब्रेन पोटेंशियल एक्चुअली ओवरशूट्स बियॉन्ड द जीरो लेवल एंड बिकम समवॉट पॉजिटिव। देखो कहने का मतलब ये, दिस इज ओवरशूट। अब लार्ज नर्व फाइबर्स में क्या होता है कि जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वैल्यू है वो बियॉन्ड जीरो लेवल, दिस इज द जीरो लेवल, इस जीरो लेवल को क्रॉस करके भी ऊपर निकल जाती है पॉजिटिव डायरेक्शन में, कुछ पॉजिटिव वैल्यू आती है, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव, दैट इज कॉल्ड ओवरशूट। इसको हम लोग कहते हैं ओवरशूट, ठीक है, जहां पर वैल्यू पॉजिटिव बन जाती है, दैट इज कॉल्ड ओवरशूट। नाउ व्हाट इज द थर्ड स्टेज? इट इज रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन ये देखिए, ये वाला हुआ, यहाँ पे डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन के इमीडिएटली बाद जो है क्या होने लग जाए, क्या होने लग जाता है, यहाँ पर वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं। रीपोलराइजेशन के इमीडिएटली बाद, डीपोलराइजेशन के इमीडिएटली बाद क्या होने लग जाता है,
के पॉजिटिव वोल्टेज गेटेड के पॉजिटिव चैनल ओपन होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से देयर इज रैपिड इनफ्लक्स ऑफ के पॉजिटिव, रैपिड इफ्लक्स ऑफ के पॉजिटिव बहुत ज़्यादा अमाउंट में बाहर निकलेगा, ठीक है। फॉलोइंग इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट द मेम्ब्रेन पोटेंशियल रिवर्सेस एंड फॉल्स रैपिडली टुवर्ड्स द नेगेटिव रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब देख रहे हो यहाँ पर, देख रहे हो ना तुम, यहाँ पर क्या होता है एक्चुअली इस पॉइंट पर, यहाँ पर जो वोल्टेज गेटेड पोटेंशियम चैनल्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से रैपिड इफ्लक्स होता है के पॉजिटिव का, और ये जो हमारा अभी ये जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ये टुवर्ड्स फिर से नेगेटिव रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है। दैट इज कॉल्ड रीपोलराइजेशन। अब यहाँ पे आपको कई सारी चीज़ें दिख रही होंगी इस ग्राफ में, जैसे लेटेंट पीरियड, दिस इज स्टिमुलस आर्टिफैक्ट। देखो क्या हो रहा होता है, -70, दिस इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब कोई स्टिमुलस आएगा, अब वो स्टिमुलस जो होना चाहिए ना, वो एक्चुअली में इस थ्रेशोल्ड लेवल तक का होना चाहिए, थ्रेशोल्ड लेवल या फायरिंग लेवल तक का होना चाहिए। अगर इतना या इससे थोड़ा ऊपर अगर स्टिमुलस दे देंगे तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। अब इसको एक बार देख लो। अब धीरे धीरे इसमें जो और टर्मिनोलॉजीज हैं, आफ्टर डीपोलराइजेशन, आफ्टर हाइपोलराइजेशन, ये समझते हैं सारी की सारी, ठीक है। देखो जरा, सबसे पहले एक स्पाइक पोटेंशियल एक टर्म आती है। स्पाइक पोटेंशियल का मतलब होता है शार्प राइज ऑफ डीपोलराइजेशन एंड शार्प फॉल ऑफ डीपोलराइजेशन। ये स्पाइक पोटेंशियल है, ठीक है। शार्प राइज ऑफ डीपोलराइजेशन एंड शार्प फॉल ऑफ रीपोलराइजेशन, दैट इज कॉल्ड स्पाइक पोटेंशियल। अब एक आफ्टर डीपोलराइजेशन, ये व्हाट इज दिस आफ्टर डीपोलराइजेशन, ठीक है। देखो जब रीपोलराइजेशन 70% कंप्लीट हो जाता है ऑलमोस्ट, देखो दिस इज आफ्टर डीपोलराइजेशन। अब ये क्या स्टेज है, जब अपना अब ये यहाँ पे ओवरशूट, ये जो यहाँ पे जब नीचे की तरफ ये लाइन आ रही है, ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है रीपोलराइजेशन। तो जब रीपोलराइजेशन ऑलमोस्ट 70% कंप्लीट हो जाता है ना, और जब 70% कंप्लीट हो जाता है तो क्या होता है, धीरे धीरे रीपोलराइजेशन की रेट डिक्रीज हो जाती है ना। और इसकी वजह से जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है ना, वो इस रेस्टिंग मेम्ब्रेन वाली वैल्यू को एकदम धीरे धीरे स्लोली अप्रोच करता है। इस -70 को स्लोली अप्रोच करेगा, धीरे धीरे अप्रोच करेगा। तो यही जो स्लोअर फॉल ऑफ रीपोलराइजेशन है, जो स्लो फॉल है, ये स्टेज है रीपोलराइजेशन की एट द एंड ऑफ द प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड आफ्टर डीपोलराइजेशन, दिस इज कॉल्ड आफ्टर डीपोलराइजेशन, राइट। देन आफ्टर हाइपरपोलराइजेशन या पॉजिटिव आफ्टर पोटेंशियल, ये क्या होता है, पॉजिटिव आफ्टर पोटेंशियल या फिर हाइपरपोलराइजेशन, ये क्या होता है। देखो आफ्टर रीचिंग द previous resting level, the membrane potential overshoot slightly in the hyperpolarizing direction। देखो प्रीवियस रेस्टिंग लेवल पे ये फॉर एग्जांपल यहाँ 70 था, यहाँ आने के बाद में क्या होता है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल फिर से स्लाइटली हाइपर पोलराइजिंग डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करता है और ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है ना, हाइपर पोलराइजेशन हो जाता है, बिकम मोर नेगेटिव देन इट्स ओरिजिनल रेस्टिंग लेवल। दिस इज कॉल्ड हाइपर पोलराइजेशन और पॉजिटिव आफ्टर पोटेंशियल। समझ रहे हो, पॉजिटिव आफ्टर पोटेंशियल, this is called hyperpolarization, after hyperpolarization। तुम्हें पूछे what is the cause of this hyperpolarization, what is the cause of this hyperpolarization? There are many K positive channel remain open for several millisecond after repolarization। देखो क्या होता है, रीपोलराइजेशन हो रहा है, अब तुम्हें पता है उसमें क्या पोटेशियम चैनल्स ओपन रहते हैं, ठीक है। अब रीपोलराइजेशन के होने के बाद कुछ सेवरल मिली सेकेंड्स के लिए पोटेशियम चैनल्स ओपन रह जाते हैं। अब इसकी वजह से पोटेशियम आयंस और ज़्यादा डिफ्यूज हो जाएंगे, जिसकी वजह से अंदर और ज़्यादा नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा, विच मीन्स इसकी वजह से ज़्यादा नेगेटिविटी अंदर क्रिएट हो रही है। दिस इज द कॉज ऑफ हाइपर पोलराइजेशन। इसी की वजह से और ज़्यादा ये वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, हाइपर पोलराइजेशन, इसी को कहते हैं आफ्टर हाइपर पोलराइजेशन। नेक्स्ट, नाउ डेवलपमेंट ऑफ एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल कैसे डेवलप होता है, देखो जब तक कोई छेड़छाड़ नहीं होती, एज लॉन्ग एज द मेम्ब्रेन ऑफ द नर्व फाइबर रिमेन अनडिस्टर्ब, कोई भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा नॉर्मल नर्व में, ठीक है। लेकिन
जैसे ही मेम्ब्रेन पोटेंशियल राइज करेगा थ्रेशोल्ड लेवल तक, मैंने क्या कहा, जैसे ही मेम्ब्रेन पोटेंशियल यहां से देखो राइज करेगा थ्रेशोल्ड लेवल तक, दिस थ्रेशोल्ड लेवल तक राइज करेगा, देन यहीं से जैसे ये थ्रेशोल्ड लेवल तक राइज करेगा एक पॉजिटिव फीडबैक विशेष साइकिल चालू हो जाएगी, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म चालू हो जाएगी, जिसकी वजह से सारे के सारे सोडियम चैनल्स, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे। और ये ओपन होने के बाद तुम्हें पता है क्या होगा, Na पॉजिटिव रैपिडली अंदर आने लगेगा, अलाउ Na पॉजिटिव इनफ्लक्स, Na पॉजिटिव अंदर आने लगेगा, विच कॉजेज रैपिड राइज इन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल इन द पॉजिटिव डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव रेस्टिंग लेवल, दस क्रिएटिंग डीपोलराइजेशन। फिर हो जाएगा डीपोलराइजेशन, सीधी सी बात है, पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ेगा मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वैल्यू। ओके, देन अब डीपोलराइजेशन हो गया, डीपोलराइजेशन होने के बाद Na पॉजिटिव चैनल जो होंगे वो बंद होना चालू होंगे और K पॉजिटिव चैनल ओपन होंगे। ठीक है, नॉर्मली यही होता है ना। अब K पॉजिटिव ओपन होंगे तो उसकी वजह से K पॉजिटिव का क्या बढ़ेगा, इफ्लक्स बढ़ेगा, क्योंकि K पॉजिटिव ऑलरेडी अंदर ज्यादा है तो वो अंदर से बाहर की तरफ जाएगा, जिसकी वजह से रैपिड फॉल होगा मेम्ब्रेन पोटेंशियल में नेगेटिव डायरेक्शन में टुवर्ड्स द रेस्टिंग लेवल, दस क्रिएटिंग रीपोलराइजेशन। आप समझ रहे हो क्या हुआ, पहले एक थ्रेशोल्ड लेवल ये अचीव हुआ, फिर उसके बाद में सारे के सारे Na पॉजिटिव वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन हो गए, Na पॉजिटिव का रैपिड इन्फ्लक्स हुआ, डीपोलराइजेशन हुआ, मेम्ब्रेन पोटेंशियल की पॉजिटिव वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ी, अच्छे से पॉजिटिव वैल्यू हो गई। फिर उसके बाद में यहां पर एक पॉइंट पे जाने के बाद डीपोलराइजेशन होने के बाद Na पॉजिटिव चैनल्स तो ओपन हो जाएंगे, ठीक है, और K पॉजिटिव चैनल जो होंगे वो नेगेटिव फीडबैक को फॉलो करते हुए वो क्या होंगे, ओपन हो जाएंगे, और वो उसकी वजह से K पॉजिटिव का इफ्लक्स चालू होगा, K पॉजिटिव बाहर आना चालू होगा, जिसकी वजह से रैपिड फॉल होगा मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर इन द नेगेटिव डायरेक्शन टुवर्ड्स द रेस्टिंग लेवल, दिस इज द रेस्टिंग लेवल, टुवर्ड्स द रेस्टिंग लेवल हुआ है, ठीक है, दस क्रिएटिंग रीपोलराइजेशन। दिस वाज द सिंपल कॉन्सेप्ट। नाउ यही वो मैकेनिज्म को समझा रखा है कि कैसे क्या होता है, राइट, इसका एक बार नजर मार लो। उसके बाद में नेक्स्ट, व्हाट इज ऑल और नन लो, बड़ा आसान है। आसान क्या है, बड़ा आसान है। देखो कि जब भी व्हेन ए स्टिमुलस इज एट और अबव थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी एक्शन पोटेंशियल इज प्रोड्यूस्ड। बस ये दो लाइन याद रखो कि स्टिमुलस अगर हमारा, एक सेकेंड, ऑल और नन लो क्या होता है, ऑल और नन लो का मतलब सीधा सा सिंपल शब्दों में कि अगर हमारा स्टिमुलस थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी के बराबर है या उससे थोड़ा ज्यादा है तभी एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा। अब कितना ज्यादा है या कितना, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, समझ रहे हो मेरी बात को, सिर्फ क्या होना चाहिए, थ्रेशोल्ड के बराबर हो एट द थ्रेशोल्ड लेवल या उससे अबव हो। अब कितना अबव है ये नहीं डिपेंड कर रहा, समझ रहे हो। ऑल द एक्शन पोटेंशियल्स हैव सेम एम्पलीट्यूड, यहां पे इधर साइड में फिगर में दे रखा है कि ऑल द एक्शन पोटेंशियल हैव सेम एम्पलीट्यूड। तो एक चीज यहां पे फिर से देख लो कि फर्दर इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस देयर विल बी नो इंक्रीमेंट और चेंज इन द एक्शन पोटेंशियल, समझ रहे हो। तो स्टिमुलस में इंक्रीज होना, स्टिमुलस की इंटेंसिटी में इंक्रीज होने से कोई भी एक्शन पोटेंशियल में इंक्रीमेंट या फिर चेंज नहीं होगा, समझ गए मेरी बात को। दिस एक्शन पोटेंशियल देयरफॉर इट फॉलोज ऑल और नन कैरेक्टर, कि हो तो फिर नहीं, ना होने से तो होना अच्छा और हो तो फिर ज्यादा अच्छा, ये वाली सिचुएशन यहाँ नहीं बैठ रही, यहाँ सिर्फ इतनी बैठ रही है कि ना होने से होना अच्छा, समझ गए हो मेरी बात, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे, ये बहुत आसान चीज़ है, खुद भी देख सकते हो। व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन नर्व एंड मसल। सीधी बात है, नर्व किससे बनता है, न्यूरॉन से बनती है नर्व, मसल एक्टिन मायोसिन से बनती है। नेक्स्ट जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि नर्व्स का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है, बोलो। अरे यार -70 होता है, अभी भी याद नहीं है। मसल का कितना होता है, बोल बता छोरा, क्या होगा तेरो। अरे -90 होता है यार, मसल में -90। स्केलेटल मसल की बात कर रहा हूं मैं, कार्डियक की नहीं, किसकी बात कर रहा हूं, स्केलेटल मसल की। और नर्व का कितना, -70। याद हो गया, यस 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 याद हो गया। उसके बाद में
प्लेट्यू, अरे इसके बारे में तो बताया ही नहीं, ये प्लेट्यू क्या होता है, कहाँ से आ गया ये प्लेट्यू का भी एक लास्ट में क्वेश्चन आएगा। प्लेट्यू नर्व के अंदर एक्शन पोटेंशियल में प्लेट्यू एब्सेंट होता है, बस इतना याद रख लो एक बार के लिए, प्लेट्यू एब्सेंट होता है और मसल में प्लेट्यू बनता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आगे डिफरेंशिएट कर लो तुम लोग नर्व फाइबर और कार्डियक मसल के बीच में। अच्छा फिर से बता दो, नर्व फाइबर का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है? मैं बताता हूँ इसका होता होगा -90। अरे बावड़ी तड़ेड़, सामने लिखा हुआ है -70 होता है, -90 तो कार्डियक मसल का होता है, -90 कार्डियक मसल का होता है और स्केलेटल मसल का भी उतना ही होता है। ठीक है, अच्छा प्लेट्यू के बारे में पूछ लूँ क्या? पूछो कोई दिक्कत नहीं है। प्लेट्यू जो है वो एब्सेंट होता है नर्व फाइबर में और कार्डियक फाइबर में मसल में प्रेजेंट होता है। नर्व में न्यूरॉन में प्लेट्यू नहीं होता है। प्लेट्यू का कॉन्सेप्ट किसके लिए है? कार्डियक मसल के लिए है ना, मसल्स के लिए। ठीक है, अब तुम्हें कोई पूछेगा कि हमें बताओ मैकेनिज्म ऑफ डीपोलराइजेशन के अंदर क्या मेन इवेंट होता है, तो नर्व फाइबर में था Na पॉजिटिव का इन्फ्लेक्स और यहाँ पे कार्डियक मसल में जो नॉन पेस मेकर सेल हैं उनमें तो Na पॉजिटिव का इन्फ्लक्स ही होता है, लेकिन जो पेस मेकर सेल्स हैं उनमें कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है। उसके बाद में ग्रेडेड पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल। ग्रेडेड पोटेंशियल की तो डेफिनेशन याद रखोगे तो भी चलेगा और कोई ज़रूरी भी नहीं है इतना। ग्रेडेड पोटेंशियल क्या होता है? ये साइज के साथ वेरी करता है। सर किसकी साइज, किस चीज़ की साइज के साथ वेरी करता है? देखो तुम जो सोच रहे हो वो नहीं, ये जो इवेंट स्टिमुलस है उसकी साइज के साथ वेरी करता है ये। ठीक है, ग्रेडेड पोटेंशियल वेरीज विद साइज ऑफ इनिशिएटिंग इवेंट और एक्शन पोटेंशियल किसकी साइज के साथ डिपेंड करता है? ये इंडिपेंडेंट होता है साइज से। उसके बाद में थ्रेशोल्ड वाला कॉन्सेप्ट ग्रेडेड पोटेंशियल के लिए नहीं होता है ना, थ्रेशोल्ड एक्शन पोटेंशियल में होता है। ऑल और नन लो क्या ये फॉलो करता है? देखो ग्रेडेड पोटेंशियल ऑल और नन लो को फॉलो नहीं करता, एक्शन पोटेंशियल फॉलो करता है ऑल और नन लो को। उसके बाद में कौन से आयन चैनल इन्वॉल्व होते हैं ग्रेडेड पोटेंशियल में? तो लाइगेटेड लिगेटेड चैनल होते हैं, है ना, लिगेंड गेटेड चैनल। और एक्शन में कौन से होते हैं? वोल्टेज गेटेड होते हैं, नॉर्मल सी बात है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अभी फिर से तुम्हें अगर कोई पूछ ले हाउ इज द एक्शन पोटेंशियल ब्लॉक, एक्शन पोटेंशियल ब्लॉक कब हो जाएगा, कब जनरेट नहीं होगा? तो एक्शन पोटेंशियल कैन बी ब्लॉक्ड बाय ब्लॉकिंग द वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। बस सोडियम की कहानी खत्म कर दो, फिर पोटेशियम तो फिर आगे आएगा ही नहीं है, तो सोडियम को बंद कर दो, बस सोडियम का वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को बंद कर दो, ब्लॉक कर दो, खत्म कर दो, एक्शन पोटेंशियल जनरेट ही नहीं होगा। उसके बाद में नाइस टू नो, नो इट इज नॉट नाइस टू नो, आप देख लो बस इसको। ठीक है, इट इज नॉट नाइस टू नो सो मेनी थिंग्स, वी हैव टू बी वेरी लिमिटेड विद आवर रिसोर्सेज व्हाट वी रीड। ओके, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल क्या होता है ये मैंने बता दिया कि वो पोटेंशियल एट विच एन एक्शन पोटेंशियल इज इनिशिएटेड दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। ओके, उसके बाद में ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज एंड प्लेट पोटेंशियल? अरे ये तो टुच्चा सा कॉन्सेप्ट है कि द डीपोलराइजिंग पोटेंशियल प्रोड्यूस इन द मोटर एंड प्लेट। जानते हो मोटर एंड प्लेट इन रेस्पॉन्स टू नर्व इंपल्स। इसको नर्व वाले सेक्शन में और ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। तो डीपोलराइजेशन पोटेंशियल प्रोड्यूस इन द मोटर एंड प्लेट इन रेस्पॉन्स टू नर्व इंपल्स दैट इज कॉल्ड एंड प्लेट पोटेंशियल। अब इसमें क्या होता है? सबसे पहले तो मोटर नर्व टर्मिनल के पास क्या होगा? नर्व इंपल्स आएगी, फिर उसके बाद में ACH यानी एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा। ठीक है, प्री सिनेप्टिक नर्व टर्मिनल इन फॉर्म ऑफ वेसिकल। ठीक है, उसके बाद में बाइंडिंग होगी ACH की एंड प्लेट रिसेप्टर्स के साथ, फिर उसके बाद में एसिटाइल कोलिन चैनल ओपन होगा, फिर Na पॉजिटिव K पॉजिटिव का कंडक्टेंस बढ़ेगा और फिर कंडक्टेंस बढ़ गया तो Na पॉजिटिव का इन्फ्लक्स बढ़ जाएगा और फिर क्या होगा? एंड प्लेट पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ओके, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस एंड प्लेट पोटेंशियल? क्यों पढ़ रहे हैं बच्चों, क्या इंपॉर्टेंस क्या है? EPP रीचेज अ सर्टेन क्रिटिकल मैग्नीट्यूड, मसल एक्शन पोटेंशियल इज प्रोड्यूस विच लीड टू मसल कॉन्ट्रैक्शन। इसके बाद मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, देन अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूं जनाब, जिसको हम लोग कहते हैं ये प्लेट्यू वाला कॉन्सेप्ट, जिसपे इसी टॉपिक में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब मैं विंडो कैप्चर का प्रेफरेंस थोड़ा सा हटा देता हूं। ये देखो तुम्हें प्लेट्यू दिख रहा होगा, क्या होता है प्लेट्यू? ओके, प्लेट्यू इज द प्रोलॉन्ग्ड और सस्टेन्ड पीरियड ऑफ डीपोलराइजेशन। अरे डीपोलराइजेशन थोड़ा सा ज्यादा देर के लिए हो जाए उसी को क्या कहते हैं?
प्लेट्यू कहते हैं थोड़ा सा ज्यादा देर के लिए, कितना, थोड़ा सा ज्यादा देर के लिए, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे प्रोलॉन्ग्ड और सस्टेन्ड पीरियड ऑफ डीपोलराइजेशन। और ये किस में होता है? कार्डियक मसल में होता है, स्मूथ मसल में होता है, नर्व में होता है, किस में होता है बताओ, किस में होता है? अरे कार्डियक मसल में होता है। हाईलाइट तो कर, कितने बेवकूफ बच्चे हैं, कार्डियक मसल में होता है। कहां होता है बोलो? कार्डियक मसल में होता है। अच्छा, अब तुम्हें सिर्फ इसमें एक चीज याद रखनी है प्लेट्यू में, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ प्लेट्यू, मतलब किसके कारण प्लेट्यू आखिरकार बनता है। तो देखो, सबसे पहली चीज इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम एंड सोडियम आयंस, और दूसरा इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम। बस खत्म, टाटा बाय बाय सी यू, बस इतना ही, दैट इज इट। इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम एंड सोडियम, ये ऐसे याद रहेगा। सोडियम ये सेल के बाहर Na पॉजिटिव ज्यादा कंसंट्रेशन में होता है, आगे ना, और अंदर कम होता है। तो Na पॉजिटिव का क्या होगा? इनफ्लक्स होगा, और साथ में ये Na पॉजिटिव अपने कैल्शियम को भी ले आएगा। और K पॉजिटिव अंदर ज्यादा होता है तो इसका इफ्लक्स होगा, तो K पॉजिटिव बाहर जाएगा। बस यही मैकेनिज्म है प्लेट्यू की। प्लेट्यू इसी चीज के कारण होता है, समझ गए? बस यहाँ पर इस चीज को थोड़ा सा तोड़ के, मोड़ के, फरोड़ के एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में दे रखा है कि प्लेट्यू कैसे बना। अब लास्ट चीज सुन लो, लास्ट चीज देख लो, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेट्यू। ठीक है, प्लेट्यू बिकॉज ऑफ द प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट मसल, हार्ट कैन पंप ऑल इट्स ब्लड। यार अगर थोड़ी सी ज्यादा देर के लिए, अब कार्डियक मसल में बनता है ना प्लेट्यू, अगर डीपोलराइजेशन थोड़ी सी ज्यादा देर के लिए, प्रोलॉन्ग्ड थोड़ा सा ज्यादा पीरियड के लिए हो जाएगा, तो हार्ट अपना सारा ब्लड आराम से पंप कर सकता है। ठीक है, दूसरा, the plateau greatly prolongs the period of depolarization and causes the contraction of heart muscle to last for the same long period। थोड़ा सा ज्यादा टाइम, वही समझ गए ना कि हार्ट अपना ब्लड अच्छे से आराम से पंप कर पाए, तो उसका जो डीपोलराइजेशन है वो थोड़ा सा प्रोलॉन्ग कर दिया जाता है बाय दिस प्लेट्यू। दिस इज द प्लेट्यू, है ना, ये जो दिख रहा है ग्राफ में, यही है प्लेट्यू। तो तुमको प्लेट्यू बोले कहाँ? कार्डियक मसल में होता है। ठीक है, ये इधर की तरफ एक्शन पोटेंशियल दे रखा है मिली वोल्ट के अंदर, और इधर सेकंड्स के अंदर टाइम दे रखा है। फिगर एक्शन पोटेंशियल फ्रॉम ए पुरकिंजे फाइबर, कार्डियक मसल है ना, फाइबर ऑफ द हार्ट शोइंग अ प्लेट्यू। हमने यहाँ पे प्लेट्यू दिखाया कि क्या होता है। ठीक है, बस वो जो अपना नॉर्मल वाला ग्राफ था ना एक्शन पोटेंशियल जनरेशन का, बस उसी में थोड़ा सा ये मतलब कार्डियक मसल के लिए थोड़ा ग्राफ अलग बन जाता है, और एक थोड़ी सी ढलान थोड़ी सी रह जाती है, इसी को बस ये डिफरेंस है। ठीक है, तो इसी के साथ हमने इस टॉपिक को कर लिया खत्म। देखो, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, और जो आपकी मर्जी है ना सब कर डालो, सब। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।